भारत ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों और पोस्टों को कैसे आपराधिक बना दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल भी शामिल है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं द ऑब्जर्वर पोस्ट। कम से कम 7 भारतीय राज्यों ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। हमने 17 एफआईआर का पता लगाया। 9 भाजपा द्वारा शासित राज्यों में या भाजपा गठबंधन या सीधे दिल्ली से हैं और 8 कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन द्वारा, जिसमें 51 लोगों पर फिलिस्तीन समर्थक रैलियां आयोजित करने और पोस्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता, नई शुरू की गई भारतीय न्याय संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन समर्थक पोस्ट शेयर करने और पैलेस्टीन के समर्थन में रैली निकालना मुकदमों का कारण बनी। 16 अक्टूबर 2023 को सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुरु में महात्मा गांधी रोड मेट्रो स्टेशन के बगल में रंगोली मेट्रो आर्ट सेंटर पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनमें से 25 को हिरासत में ले लिया और आरोप लगाया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केवल एक स्थानीय पार्क में विरोध प्रदर्शन की अनुमति है और फुटपाथ पर खड़े होकर सभा करना अदालत के फैसले की तौहीन है। विरोध प्रदर्शन के 11 आयोजकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा, 283 सार्वजनिक रास्ते में खतरा या बाधा, 290 सार्वजनिक उपद्रव पैदा करना, 291 निषेधाज्ञा के बाद उपद्रव जारी रखना और 149 सामान्य उद्देश्य के साथ गैर कानूनी जवाबड़ा के तहत मामला दर्ज किया। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारी अकेले नहीं थे जिन्हें पुलिस से यह व्यवहार मिला। फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों का राष्ट्रव्यापी कार्यवाही, मामले दर्ज करना और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना तब भी हुआ है जब भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता, 2 राज्य समाधान का समर्थन करना जारी रखती है और कम से कम गाजा में जानमाल के नुकसान की निंदा करती है। 1977 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य बन गया। 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक बना। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, लेकिन 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, तब भारतीय जनता पार्टी के तहत भारत इजराइल संबंध बढ़े। मोदी जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। बैठक में दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इजराइल भारत का सैन्य हार्डवेयर का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जबकि भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति खरीदार है। यह सौहार्द हिंदू राइट विंग्स द्वारा 10 वर्षों के अभूतपूर्व इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी कट्टरवाद के साथ मेल खाता है, जो सरकार द्वारा अनियंत्रित हो गया है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। 17 एफआईआर का पता लगाया गया है, जिसमें कम से कम 51 लोगों का नामित किया गया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या यूएपीए के कड़े प्रावधानों सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भारत में फिलिस्तीन समर्थक रैलियों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने के लिए मामला दर्ज किया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत और आपराधिक मामले एक संवेदनशील विषय बन गए हैं। 2 पूर्व पुलिस प्रमुखों और 3 प्रोफेसरों से इस मामले पर टिप्पणी मांगी थी। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। इस मामले पर वकील और कश्मीर में भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख साजिद यूसुफ ने कहा, मुद्दा झंडे को लेकर नहीं है, समस्या किसी भी तरह से आतंकवाद को ग्लोरीफाई करना है। यूसुफ ने आगे कहा, इजराइल के बच्चे फिलिस्तीन के बच्चों की तरह ही इंसान हैं। न्याय के प्रति चयनात्मक नजरिया पाखंड जैसा है। भारत के लोगों को फिलिस्तीनी हितों के लिए रैली क्यों करनी चाहिए, जब फिलिस्तीनी आतंकवादी हमलों के दौरान भारत के समर्थन में एक भी रैली नहीं करते हैं? इतना चयनात्मक क्यों हो? हालांकि मानवीय आधार पर भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को समर्थन दिया है। 17 मामले बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं। 17 एफआईआर में से 9 उन राज्य में दर्ज की गई हैं जहां पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का नियंत्रण है। इसमें वे राज्य शामिल हैं जहां भाजपा गठबंधन सरकारों में है
और केंद्र शासित प्रदेश जहां पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अन्य 8 एफआईआर उन राज्यों में दर्ज की गई हैं जहां कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी सत्ता में हैं। 17 एफआईआर में से 14 विरोध प्रदर्शन में भाग लेने या फिलिस्तीनी झंडे प्रदर्शित करने के लिए की गई और 3 सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए थी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इन मामलों में कम से कम 18 गिरफ्तारियां की गई हैं। 17 एफआईआर में से एक भारत के आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत दर्ज की गई थी, जबकि बाकी भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। आपराधिक संहिता जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और उसमें कम से कम 51 लोगों के नाम बताए गए हैं। यूएपीए के तहत 1 सहित 2 एफआईआर खुली एफआईआर है और किसी भी संदिग्ध का नाम नहीं है। इन लोगों में एक 20 वर्षीय दुकानदार शामिल है जिसने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने कॉलेज परिसर में एकजुटता मार्च में भाग लेने वाले छात्र और जम्मू का एक युवक जिसने पर्चे बांटे थे और लोगों से इजराइल के उत्पादों के बजाय भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के लिए कहा था। हमास और इजराइल के बीच हालिया युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली हवाई हमलों के कारण फिलिस्तीन की 2.1 मिलियन आबादी में से 90% का विस्थापन हुआ है, जिससे क्षेत्र में व्यापक तबाही और मानवीय संकट पैदा हुआ है और अनुमानित 18.5 बिलियन डॉलर का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। अनुमानतः 40,590 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 92,294 घायल हुए। संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास के हमले में 1,199 इजरायलियों की अनुमानित मृत्यु हो गई। हमास ने 251 लोगों को पकड़ भी लिया। नवंबर 2023 में एक अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास द्वारा 105 इजरायली बंदियों को रिहा किया गया था। उनमें से 109 अभी भी 21 अगस्त 2024 तक गाजा में बंदी बनाए गए, जिसमें से 34 को मृत माना गया है। देश भर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को इजराइल के कार्यों के खिलाफ बोलने पर उत्पीड़न और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भदोही जिले के औराई में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 20 वर्षीय दुकानदार को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान साहिल उर्फ बादशाह के रूप में हुई। बादशाह पर बीएनएस की धारा 157 आरोप है। राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल दावे के तहत आरोप लगाया गया था, जो दिसंबर 2023 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद लागू किया गया था, जिसमें लोगों को जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराते और फिलिस्तीन समर्थक नारे लगाते हुए दिखाया गया था। 15 जुलाई 2024 को श्रीनगर में एक और मुहर्रम जुलूस के दौरान इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक नारों के कारण पुलिस को धारा 223 एक लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा और 192 भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने के तहत एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और बीएनएस और यूएपीए की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा जैसी धाराएं लगानी पड़ी। वहीं कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी वीके वर्डी ने कहा, हमारा उद्देश्य सभी मुहर्रम जुलूसों को सुविधाजनक बनाना है। हम सभी मुहर्रम जुलूसों को सुचारू रूप से पारित कराने के लिए आयोजकों और स्वयं सेवकों के संपर्क में थे, लेकिन 8वीं मुहर्रम पर कुछ शरारती तत्वों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 ए विभिन्न समूहों के बीच नफरत पैदा करना, 505 शांति भंग करना और 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा के तहत एफआईआर दर्ज की। अलीगढ़ शहर के पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने विरोध पर एक बयान में कहा कि छात्रों को ऐसे विरोध मार्च आयोजित करने की अनुमति नहीं थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्रित था और जिसमें उत्तेजक और आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक आतंकवादी समूह के समर्थन में मार्च किया। 15 जुलाई 2024 को बिहार के नवादा जिले में एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि उनके पास जिला अधिकारियों की अनुमति नहीं थी। उसी दिन बिहार के गोपालगंज में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एक वीडियो बयान जारी कर
कहा कि फिलिस्तीनी झंडे जैसे विवादास्पद वस्तुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जुलूस में किसी भी तरह की विवादित वस्तुएं जैसे फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी तरह की दो घटनाओं में 13 जुलाई और 15 जुलाई 2024 को बिहार पुलिस ने मुहर्रम से पहले आयोजित जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के लिए 5 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। 19 जुलाई 2024 को हिंदू राइट विंग नेता अशोक पालीवाल ने एक वायरल वीडियो में फिलिस्तीन के भारतीय समर्थकों को देश विरोधी कहा और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे लोगों को मारने का आह्वान किया। और मैं आह्वान करता हूं मेरे राष्ट्रभक्त वीर युवाओं से कि जहां भी इस प्रकार के देश के गद्दार दिखते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाए। अगले दिन मध्य प्रदेश पुलिस ने शहर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे प्रदर्शित करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया। कई अन्य विरोध मार्चों को भी निशाना बनाया गया, जैसे कि वार्षिक यौमुल कुदूस जुलूस, जहां शिया मुसलमान फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन में आवाज उठाते हैं। श्रीनगर में एक शिया स्थानीय समिति अंजुमन-ए इस्लामिया ने आरोप लगाया कि इस साल पुलिस अधिकारियों ने उन्हें उस दिन कोई भी रैली आयोजित न करने का निर्देश दिया। भारत में फिलिस्तीन समर्थक आवाजों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं हिंदू राइट विंग ग्रुप द्वारा कई स्थानों पर इजराइल समर्थक रैलियां आयोजित की गई हैं। 11 नवंबर 2023 को पुणे महाराष्ट्र में विराट हिंदुस्तान संगम, जो पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक संगठन है, ने इजराइल के समर्थन में रैली आयोजित की। 17 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद में इजराइल समर्थक मार्च आयोजित किया गया, जबकि 13 अक्टूबर 2023 को वाराणसी में गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसमें गंगा नदी की प्रार्थना अर्पित की गई। इजराइल के समर्थन में नारे भी लगाए गए। बजरंग दल, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, ने 9 अक्टूबर 2023 को एएमयू में हुई फिलिस्तीन समर्थक रैली के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें 4 फिलिस्तीन समर्थकों की गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शन में फिलिस्तीन मुर्दाबाद, हमास मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारत में सोशल मीडिया पर भी इजराइल के समर्थन में भारी समर्थन देखा गया, जिसमें कुछ लोगों ने इजरायली सेना में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। क्या आप सभी इजराइल जाना चाहते हो? हाँ। आपको कितने लोग चाहिए, कितने लाख लोग चाहिए? पहले आप ये बताओ कि आपको 10 लाख लोग चाहिए या 1 करोड़ लोग चाहिए? हम बैठे हुए तैयार। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर धन्यवाद भारत कहते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें इंडिया इज विद इजराइल हैशटैग ट्रेंड कर रहा था।